नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टूडेंट जोन 1.0 पर। आज अपन शुरू करने वाले हैं इंटीग्रेशन, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत महत्वपूर्ण है हमारे फिजिक्स की दृष्टि से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन में। देखते हैं अपन आज के इस सेशन में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन के बारे में कि भाई इंटीग्रेशन होता क्या है, हम क्या मतलब होता है इंटीग्रेशन का प्रैक्टिकली, और हम डिफाइन करेंगे इंटीग्रेशन को कि हम क्यों पढ़ रहे हैं इस इंटीग्रेशन को फिजिक्स के लिए। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन टाइप के कोई क्वेश्चंस आ जाए तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ आ जाए तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, और कुछ अदर फॉर्मूलाज देखेंगे जैसे अपन ने डिफरेंशिएशन में देखे थे। ऐसे ही लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे इंटीग्रेशन का वो है आइलेट, कि आइलेट एक तरह से एक मेथड है इंटीग्रेशन करने का, वो कैसे करते हैं अपन। तो ज़्यादातर यही यूज़ होता है। वैसे तो जो इंटीग्रेशन है बहुत वास्ट टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन हमारे फिजिक्स में इतनी सारी चीज़ें यूज़ नहीं होती है। जो चीज़ें हमारे फिजिक्स में यूज़ होती है हम उन्हीं चीज़ों को आज करेंगे। अगर आप चाहोगे कि हाँ सर बना के दो हमें दूसरा वीडियो जिसमें पूरा इंटीग्रेशन हो, तो भी मैं आपको बना के दे दूंगा अगर आपका अच्छा रेस्पॉन्स रहा तो। राइट, तो सबसे पहले अपन देखेंगे इंटीग्रेशन के बारे में। तो चलिए देखते हैं। पहली बात इंटीग्रेशन की, सर इंटीग्रेशन हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनता है अपने दिमाग में। तो देखो, जब हम रेस्ट एंड मोशन वाला जो पहला चैप्टर है वो जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो उसमें क्या होगा, हमारे डिस्टेंस होगा, वेलोसिटी होगा। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास डिस्टेंस का एक कुछ फॉर्मेशन दे रखा होगा एल्जेब्रिक टाइप में, इस टाइप से कुछ भी, और अपन को बोल दिया जाएगा कि वेलोसिटी निकालो इंस्टेंटेनियस x इक्वल्स टू 2 पर, और x जो है वो डिनोट करता है टाइम को। राइट, तो अपन क्या करेंगे, ds बाई dx करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी। यानी हम इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी वेलोसिटी आ जाएगी। लेकिन अगर हमारे पास वेलोसिटी दे रखी है हमें और हमें पूछ लिया जाए डिस्टेंस, तो हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे उसका इंटीग्रेशन, जिससे हमको मिल जाएगी क्या, डिस्टेंस। एक चीज समझ में आई, इससे दिमाग में खटकी होगी कि सर ये तो रिवर्स प्रोसेस हो गया पूरा। तो हाँ, जो इंटीग्रेशन होता है वो रिवर्स प्रोसेस होता है किसका, डिफरेंशिएशन का। मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, फिर ये जो आंसर आया इसका वापस इंटीग्रेशन कर दिया तो मेरे को वापस वही चीज मिल जाएगी। राइट, तो सबसे पहली चीज क्यों यूज आने वाली है समझ में आ गई होगी। दूसरी चीज कि जो इंटीग्रेशन होता है वो जस्ट रिवर्स प्रोसेस होता है हमारा डिफरेंशिएशन का। राइट, अब सर थोड़ा प्रैक्टिकल मीनिंग बता दो। तो सर स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकली मीनिंग। तो जो ज्यादातर इंटीग्रेशन होता है वो हमारा यूज होता है एरिया निकालने के लिए अंडर द कर्व, किसी ग्राफ के अंदर। राइट, तो जैसे मान लो ये कोई ग्राफ है अपने पास, राइट, और आपसे पूछा ये वाला एरिया निकालो, तो आप क्या करोगे, इस लाइन को यहाँ से मिलाओगे और इसकी लेंथ अगर x है, इसकी y है, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे। वो रेक्टेंगल वाला फॉर्मूला, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, मल्टीप्लाई करोगे ये वाला एरिया निकल जाएगा। सर इसमें इंटीग्रेशन की क्या जरूरत है, चलो ठीक है, निकल गया। मान लो लाइन ऐसी होती तो सर इसमें भी निकाल दूंगा। कैसे भाई, हाफ बेस इंटू हाइट कर दूंगा तो मेरे पास ये वाला एरिया निकल जाएगा। बहुत इजी है। लेकिन अगर ये ग्राफ ऐसे आ जाए तो, और मुझसे ऐसे बोला जाए कि ये वाला एरिया निकालो, तो सर आप कैसे निकालोगे, क्योंकि ये वाली तो कोई फॉर्मेशन अपन ने पढ़ी ही नहीं है आज तक। तो ये वाला जो एरिया निकलेगा वो कैसे निकलेगा, या फिर ग्राफ ऐसे आ जाए कुछ भी समथिंग और आपको ये वाला एरिया निकालने के लिए बोल दिया जाए, तो आप कैसे निकालोगे। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसके लिए अपन ये वाला जो चीज है या ये वाली जो चीज है इसको बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, और वो जो पार्ट्स होंगे वो रेक्टेंगल शेप के होंगे। मतलब ऐसे ऐसे पार्ट्स बना लूंगा मैं रेक्टेंगल्स के, छोटे 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 छोटे। राइट राइट, तो ये छोटी छोटी रेक्टेंगल स्ट्रिप्स बोल सकता हूं इसको मैं। तो मेरी एक जो स्ट्रिप होगी या फिर जो जितनी भी स्ट्रिप्स है उन सबकी जो ब्रेड्थ होगी वो क्या होगी मेरे पास, dx। dx क्या है हमारे पास,
dx है स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ x, मतलब छोटा सा पार्ट, ये x तो बहुत बड़ा है, उसका छोटा पार्ट, जो सारी इक्वल ब्रेड्थ की है। ऐसे ही हमारी इसके बाद जो लेंथ होगी वो होगी, मान लो फर्स्ट वाली स्ट्रिप की y1 है, दूसरे वाले की y2 होगी, क्योंकि स्ट्रिप्स तो ऊपर नीचे होती जा रही है ना, तो y1 y2 y3 ऐसे मान लिया। तो पर्टिकुलर पहली स्ट्रिप का जो एरिया निकलेगा वो क्या निकलेगा, a1 इक्वल्स टू y1 dx। ऐसे ही दूसरे वाले का क्या निकलेगा, y2 dx। ऐसे तीसरी वाली का क्या निकलेगा, y3 dx। और अगर n स्ट्रिप है तो an तक अपन उसका एरिया निकाल देंगे yn dx। सर ये तो पर्टिकुलर स्ट्रिप्स का है, अपन को तो पूरा एरिया निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इन सब एरियाज को आपस में जोड़ देंगे। तो ये जब जोड़ देंगे तो हमारा पूरा एरिया निकल जाएगा। ठीक है, जोड़ देते हैं। तो a1 प्लस a2 प्लस a3 डैश an जोड़ा तो क्या होगा, y1 dx y2 dx yn dx। तो अब देखो मैं सिग्मा का साइन जानते हो आप लोग, सब लोग, इसका मतलब होता है एडिशन। ठीक है, मैं ले रहा हूं i की वैल्यू 1 से लेकर n तक और yi dx, राइट, यानी y1 dx y2 dx y3 dx, इन सबका आप एडिशन कर दो, इस साइन का मतलब ये होता है, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूं, मेरे को अलग अलग करना पड़ेगा, सबको जोड़ना पड़ेगा, सब में i की वैल्यू लिखनी पड़ेगी, वो लिखनी पड़ेगी। तो मैं क्या करूंगा, इसके साइन को चेंज कर दूंगा, इस साइन को चेंज करूंगा मैं इंटीग्रेशन के साइन में, यानी इंटीग्रेशन बेसिक जो मीनिंग निकल के आ रहा है वो है एडिशन का, राइट। तो मैं क्या करूंगा, इसका एडिशन करूंगा y dx पे। बट सर आपने ये तो बता दिया y dx का मैं इंटीग्रेशन करने वाला हूं, लेकिन कहां से कहां तक, तो यहाँ जो मैं वेरिएबल ले रहा हूँ dx जो हमारा वेरिएबल है, x जो हमारा वेरिएबल है, उसकी लिमिट इसके ऊपर लगेगी। कैसे, जैसे मान लो मैंने यहाँ से x1 थी और यहाँ से x2 थी, तो मैंने x1 से x2 तक का एरिया निकाला अंडर द कर्व। तो मैं क्या करूंगा, सर आप यहाँ लिमिट लगा दो x1 और यहाँ लगा दो x2, तो ये हमारा x1 से x2 तक आप इसका इंटीग्रेशन कर दो, तो ये हमारे पास एरिया निकल के आ जाएगा, जहां पर y तो लेंथ हो गई और dx उसकी ब्रेड्थ हो गई। तो अपन ने क्या किया, उन एरियाज का एडिशन कर दिया, तो हमारे पास इन सब का एरिया निकल गया। तो आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हम ये लोग करते हैं। ठीक है, जैसे ही अपना वो डिफरेंशिएशन में डी बाई डी एक्स करते थे, वो डायरेक्ट समझ जाते थे कि डिफरेंशिएशन करना है, तो ऐसे साइन लग जाए या फिर डी एक्स एक अकेला आ जाए किसी मल्टीप्लाई में, तो अपन को वहां पे इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो आपको इंटीग्रेशन का मतलब समझ में आ गया होगा प्रैक्टिकली कि क्या है और क्यों करने वाले हैं, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका, राइट। उसके बाद अपन देखते हैं कि एल्जेब्रिक जो एक्सप्रेशंस होते हैं, यानी x की पावर n में, जो मैंने समझाया था आपको, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को x की पावर n में डिनोट करते हैं। कैसे करते हैं, अगर अभी तक आपको नहीं पता तो आप पहले वाला वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको पता लग जाएगा कि x की पावर n से सर ने कैसे समझाया था, राइट। तो स्टार्ट करते हैं अपन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का। तो चलिए देखते हैं अपन x की पावर n का कैसे करेंगे। तो देखो x की पावर n का मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन का साइन लगाया, dx विद रेस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास आंसर आएगा x, ये जो n है उसमें 1 ऐड करो, n+1 अपॉन n+1 प्लस c। सर ये c कहाँ से आया, क्या मतलब है इस c का, तो देखो यहाँ पे सर लिमिट नहीं लिखी हुई है ना कि कहाँ से कहाँ तक लिमिट जाएगी, राइट। तो जहां पर पहली एक चीज, जहां पर ये लिमिट्स नहीं लिखी रहती है, इस टाइप के इंटीग्रेशन को हम इंडिपेंडेंट इंटीग्रेशन बोलते हैं, राइट। और जिसके अंदर लिमिट लिखी रहती है उसको डिपेंडेंट इंटीग्रेशन बोलते हैं, राइट। तो x की पावर n का आपको समझ में आ गया होगा कि x की पावर n+1 अपॉन n+1 होगा, ये c का मतलब समझाओ सर। इसका मतलब मैं आपको अभी जब क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि सर इसका मतलब क्या होता है। वैसे एक नॉर्मली आप ऐसे समझ सकते हो कि जब हम ये एरियाज निकाल रहे थे, तो जब हम ये निकाल रहे थे, स्ट्रिप्स बना रहे थे, तो रेक्टेंगल बनानी थी हमें, तो रेक्टेंगल बनाते तो ये रेक्टेंगल और ये वाला एरिया हमारे पास रह जाता, भाई ये एरिया कहाँ गया। तो कुछ ना कुछ कंपेंसेट करने के लिए इस सी को लगाया जाता है, ताकि जो भी कुछ कमी रह गई हो वो इससे पूरी हो जाए, राइट। तो एक मीनिंग आपको समझ में आ गया, बाकी और मैं बताता हूँ आपको, राइट। कुछ क्वेश्चन कर देते हैं कि जैसे x की पावर n dx का x की पावर n+1 अपॉन n+1 होता है, तो x क्यूब होगा तो क्या होगा, तो देखो x क्यूब x3+1 अपॉन 3+1 प्लस c, तो x की पावर 4 अपॉन 4 हमारा आंसर हो गया, राइट आंसर हो गया हमारा। ठीक है,
एक चीज मैं और प्रूफ करवा देता हूँ सर, आपने बोला था कि जो डिफरेंशिएशन होता है वो इंटीग्रेशन का जस्ट रिवर्स प्रोसेस होता है, या फिर जो इंटीग्रेशन होता है वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है। तो क्वेश्चन है हमारे पास y इक्वल्स टू एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, मैंने इसका क्या किया, डिफरेंशिएशन किया, राइट। तो मेरे पास आंसर आया 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है पहले वाला तो देख लीजिएगा, उसमें बता रखा है मैंने इसका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कैसे होगा, राइट। तो हमारे पास ये आया। अब इसका इंटीग्रेशन करो तो मेरे पास वो चीज मिल जानी चाहिए ना, तो मैं इसका अब इंटीग्रेशन करने वाला हूँ, राइट। तो इसका इंटीग्रेशन किया मैंने, ये हो गया 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx, राइट। तो क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा ये 3x स्क्वायर dx, क्योंकि सब्सट्रैक्शन और एडिशन में सब अलग अलग हो जाते हैं। 2x dx प्लस 1 dx, राइट। अब 3x स्क्वायर का क्या होगा, 3x 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, राइट, प्लस 2x का क्या होगा, 2x 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, प्लस देखो यहाँ x की पावर 0 लिखा हुआ है, राइट। x की पावर 0 का करूंगा तो x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, राइट, प्लस c। आपके दिमाग में अभी भी एक चीज आई होगी, सर इसका भी c अलग होता है, इसका भी c आएगा, इसका भी c आएगा, तो 3c क्यों नहीं लिखा आपने। तो देखो ये सब कॉन्स्टेंट्स होते हैं इंटीग्रेशन में, इन सब कॉन्स्टेंट को एक ही कॉन्स्टेंट के रूप में लिखा जाता है, तो जो c है उसी में कंपेंसेट हो जाता है, राइट। तो ये देखो 3 और 3 कैंसिल हो गया, एक्स क्यूब बचा हमारा, क्या बचा, एक्स क्यूब बचा, यहां से बचा 2x स्क्वायर अपॉन 2 से कैंसिल, प्लस एक्स स्क्वायर बचा, x की पावर 1 अपॉन 1, तो x ही बचा प्लस c, राइट। तो देखो क्या वही आंसर मिल गया मेरे को, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो जस्ट रिवर्स प्रोसेस हो गया ना, मतलब। और अच्छा, अब यहाँ पे जो c की वैल्यू होगी वो 0 होगी, राइट, क्योंकि कोई कंपेंसेट के लिए करने के लिए जरूरत ही नहीं होती। लेकिन सर ऐसा कोई बताओ मुझे कि जिसके अंदर ऐसा लग रहा हो कि यहाँ पे सी की कुछ वैल्यूज होनी चाहिए। यहाँ तो देखो सी की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास आंसर आ गया, तो कंपेंसेट करने के लिए कुछ चाहिए ही नहीं, तो वहां पर सी की वैल्यू 0। सर एक एग्जाम्पल दे के बताओ कि कहाँ चाहिए कहाँ नहीं चाहिए। तो देखो, अच्छा ऐसे होता क्वेश्चन एक्स क्यूब प्लस 2, राइट। तो मैं इसका जब डिफ्रेंशिएशन करता तो क्या आता है मेरे पास, 3x स्क्वायर प्लस 0, राइट। अब मैं इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूँ 3x स्क्वायर का dx, तो क्या आ रहा है मेरे पास 3x क्यूब बाई 3 प्लस c, 3 से 3 कट गया, x क्यूब प्लस c। सर ये x क्यूब प्लस c आ गया, लेकिन यहाँ तो x क्यूब प्लस 2 लिखा हुआ था, इसका मतलब जो c है उसकी वैल्यू 2 हो गई। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिकली ये आंसर तो आ जाता है, लेकिन उसमें कुछ थोड़ी बहुत कभी कभी कमियां रह जाती है, उसको कंपेंसेट करने के लिए यहाँ पर सी की वैल्यू ली जाती है। और ग्राफ के अंदर भी समझ में आ गया होगा कि रेक्टेंगल के अंदर कुछ पार्ट्स बच जाता है, तो उसको कंपेंसेट करने के लिए भी अपन सी की वैल्यू रख सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा एक्स की पावर एन का हम कैसे करते हैं, रिवर्स प्रोसेस भी समझ में आ गया होगा, और करने का तरीका भी आपको समझ में आ गया होगा, राइट। तो चलिए देखते हैं अगला, ट्रिग्नोमेट्रिक्स के कुछ फॉर्मूलेज देख लेते हैं, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक के ऊपर क्वेश्चन ले लेंगे, राइट। उसके बाद जो अदर फॉर्मूलेज हैं आपको, वो मैं आपको एज ए पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड करवा दूंगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको दी हुई होगी, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि जो फॉर्मूला अप्लाई करने का मेथड होता है वो सेम ही होता है, आपको बस वो देखना है कि फॉर्मूला ऐसा बना हुआ है, उसको अप्लाई कर दो, ठीक है। बाकी तो कुछ दिक्कत आती है नहीं, जैसे डिफरेंशिएशन में अपन ने कर करके देखा था एक एक, उसी तरीके से। तो अभी ट्रिग्नोमेट्रिक देख लेते हैं, उससे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर अपन आईलेट पे चलेंगे डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि अपने फिजिक्स में बहुत ज्यादातर यूज होता है वो। तो दोस्तों आपको कुछ फॉर्मूलेज बोर्ड के ऊपर दिखाई दे रहे होंगे, ये फॉर्मूलेज हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन के। तो अगर आपको sin x का इंटीग्रेशन करना हो तो आंसर आएगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी। इस तरीके से cos x का करेंगे तो sin x प्लस सी, cos x स्क्वायर x का करेंगे तो माइनस कॉट एक्स प्लस सी, sec x tan x का करेंगे तो sec x प्लस सी, tan x का करेंगे तो log sec x, और cot x का करेंगे तो log sin x, और sec x का करेंगे तो log sec x प्लस tan x प्लस सी, cos x का करेंगे तो माइनस log cos x प्लस cot x प्लस सी। तो आप आराम से इन फॉर्मूलास को याद करो, और जब भी क्वेश्चंस में इस टाइप का कोई इंटीग्रेशन दिखे तो वहां पर अपन फाइनल डायरेक्ट आंसर लिखते हैं। तो ये चीजें तो तुम्हें याद करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने बोला कि जो अदर फॉर्मूलाज है उनकी मैं आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देख लेते हैं इसके ऊपर एक दो क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं अपन sin x प्लस cos x स्क्वायर x का इंटीग्रेशन से।
तो सबसे पहले अपन को इंटीग्रेशन करना है साइन एक्स और साइन एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। तो देखो सब अलग अलग हो जाएंगे, साइन एक्स dx हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स dx, राइट। तो देखो साइन एक्स dx का क्या हो जाएगा, माइनस का कॉसेक्स, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा है बस ऐसे ही। जो कॉसेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस का कॉट एक्स प्लस सी, राइट। तो माइनस कॉसेक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकली है। क्या इसको कैसे करेंगे सर, ये तो मल्टीप्लाई में अलग अलग दे रखा है तो कैसे लगाएंगे। तो देखो पहले तो आप लिख लो कि साइन एक्स कॉस एक्स का आपको इंटीग्रेशन करना है, राइट। तो क्या कुछ ऐसा हो सकता है जिससे ये सिंगल टर्म बन जाए, तो हाँ ऐसा हो सकता है। आपको एक फॉर्मूला याद होगा कि 2 sin x cos x इक्वल्स टू sin 2x होता है। तो अगर मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं 2/2 से तो क्या होगा, वो एक सिंगल स्टेप में चेंज हो जाएगा और फिर वापस में आराम से फिर अपन उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये हो गया sin 2x dx, तो 1/2 तो ऐसे क्या रह जाएगा। sin 2x का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, माइनस का cos 2x माइनस cos 2x, राइट। अब देखो यहाँ पे 2x और दे रखा है, जैसे मैंने डिफरेंशिएशन में आपको बताया था ना कि 2x होता है, अंदर भी फंक्शन होता है तो उसका भी कुछ करना पड़ता है। तो यहाँ जब भी अलजेब्रिक आपको ऐसे कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में दिखे तो आपको क्या करना है, वो जो कांस्टेंट है उसको डिवाइड में ले आना है, राइट। तो ये डिवाइड में आ गया, तो ये -1/4 cos 2x इसका क्या हो गया, प्लस c आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप सिंगल स्टेप्स में बदल सकते हो। लेकिन अगर क्वेश्चंस हमको ऐसे बताए कि जो ये क्वेश्चंस है मल्टीप्लाई के अंदर वो आप सिंगल स्टेप में चेंज नहीं कर पा रहे हो, तो उस समय आप क्या करोगे, तो उस समय आपको यूज करना पड़ेगा आईलेट, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो स्टार्ट करेंगे अपन आईलेट से, और जो अदर फॉर्मूलाज है उसकी लिस्ट आपको पीडीएफ में बता दी है मैंने। हाँ तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपन आईलेट के बारे में। तो सबसे पहले आपको उनको ये जानना पड़ेगा कि आईलेट का मीनिंग क्या होता है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि इसमें जो आई लिखा है उसका मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, जैसे साइन इनवर्स कॉस इनवर्स वगैरह होते हैं। मैं लिख देता हूँ साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स, इस टाइप के जो फंक्शंस होते हैं वो। एल का मतलब क्या होता है, एल का मतलब होता है लॉगरिथम, यानी जो लॉग से जुड़े हुए क्वेश्चंस होते हैं वो। और ए का मतलब क्या होता है सर, ए का मतलब होता है अलजेब्रिक, और टी का मतलब क्या होता है सर, ट्रिग्नोमेट्रिक, और ई का मतलब क्या होता है सर, एक्सपोनेंशियल, राइट, जो ई की पावर्स में होते हैं। तो सर ये मीनिंग लिखने का क्या औचित्य है आपका, ये मीनिंग अपन को प्रायोरिटी बताएगा। मतलब आपके पास दो फंक्शंस लिखे रहेंगे इंटीग्रेशन में, दो फंक्शन होंगे मल्टीप्लाई में, राइट। तो आपको जब सॉल्व करेंगे तो आपको पहले प्रायोरिटी देनी पड़ेगी कि फर्स्टली आप किसको नंबर देना चाहोगे, सेकेंडली आप किसको नंबर देना चाहोगे। तो अपन को इसमें से देखना पड़ेगा कि फंक्शंस दो अलग अलग होंगे। मान लो एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक आ गया, तो सबसे पहले आपको एल्जेब्रिक को नंबर 1 देना पड़ेगा और ट्रिग्नोमेट्रिक को नंबर 2 देना पड़ेगा। अभी सर ये नंबर से क्या मतलब है आपका, क्यों, क्योंकि जब अपन सॉल्यूशन करेंगे तो उसमें नंबर का बहुत बड़ा रोल है। तो वो रोल कैसे देखेंगे, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है x sin x और आपको बोल दिया जाए इसका इंटीग्रेशन करना, तो आप इसको एक सिंगल टर्म में चेंज नहीं कर सकते जैसे अपन ने sin x cos x को किया था। इसको तो आपको अलग अलग करना पड़ेगा। तो इसके अंदर आपको आईलेट लगाना पड़ेगा। तो आईलेट के अंदर अपन सबसे पहले क्या करेंगे, प्रायोरिटी देंगे। तो प्रायोरिटी कैसे देंगे, आईलेट के हिसाब से, राइट। तो होगा क्या, x क्या है, एल्जेब्रिक है, sin x क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो एल्जेब्रिक पहले आता है तो पहला नंबर इसको देना है और दूसरा नंबर इसको देना है, बाद में आईलेट लगाना है। सर अब ये बता दो आईलेट लगाएंगे कैसे, तो चलो देखते हैं। dx, तो आपको क्या करना है, नंबर दिया, मान लो इसको नंबर 1 मिला, इसको नंबर 2 मिला, तो आपको क्या करना है, पहले वाले फंक्शन को ऐसे ही छोड़ देना है, मतलब जैसा लिखा हुआ वैसा ही। फिर आपको इंटीग्रेशन करना है सेकेंड वाले फंक्शन का, फिर माइनस का साइन लगाना है, फिर होल इंटीग्रेशन करना है, फिर बड़ा ब्रैकेट,
उसके अंदर जो फर्स्ट फंक्शन आपने लिया था उसका क्या करना है, आपको डिफरेंशिएशन करना है, फिर सेकंड वाले का एक बार फिर से इंटीग्रेशन करना है, फिर होल इंटीग्रेशन करना है पूरे का dx का। सर ये फॉर्मूला तो बहुत ज़्यादा वो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, एक बार जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो सॉल्व करके दिखाओ सर। देखो x sin x है, इसका मुझे करना है इंटीग्रेशन। ये मैंने क्या बताया आपको, फर्स्ट वाले फंक्शन को आप ऐसे के ऐसे छोड़ दो, राइट, छोड़ दिया। इंटीग्रेशन करना है दूसरे वाले का, तो दूसरा वाला है हमारे पास sin x dx माइनस ये माइनस का साइन, फिर बड़ा वाला ब्रैकेट, फिर देखो x का मुझे क्या करना है, यानी जो फर्स्ट नंबर का उसका मेरे को डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन करूंगा तो इसका आंसर कितना आएगा 1। और पाई सेकंड वाले का मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो सेकंड वाला sin x है। जब उसका मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आ जाएगा, cos x आ जाएगा। तो cos x किसका आएगा, माइनस का cos x, तो माइनस माइनस यहाँ जो माइनस है ये प्लस में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा cos x। तो ये वाला पूरी हो गई, ये वाली पूरी हो गई, क्या बचा केवल dx। तो अब 1 को cos x से मल्टीप्लाई करूंगा तो cos x ही आएगा। तो मेरे पास क्या बचा, इंटीग्रेशन cos dx। तो सिंपल sin x का क्या हो जाएगा, माइनस का cos x प्लस cos x dx का क्या हो जाएगा, sin x प्लस का और प्लस c, और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा माइनस x cos x प्लस sin x प्लस c। तो आपको समझ में आया होगा कि आइलेट का यूज कैसे होगा और क्यों होगा। तो आपको ये बेसिक फॉर्मूला भी समझ में आ गया होगा कि देखने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन जब हम सॉल्व करेंगे तो बहुत इजी है। कुछ भी नहीं करना, पहले को छोड़ना है, दूसरे का इंटीग्रेशन, माइनस का साइन लगाना है, फिर होल इंटीग्रेशन, अंदर वाली चीज़ों को सॉल्यूशन कर देना है, फिर बाद में उसका पूरा का इंटीग्रेशन कर देना है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो अपन सर 2-3 क्वेश्चन और देख लेते हैं और फिर बाद में अपन फटाफट करते हैं, सेशन को लंबा जा रहा है बहुत। तो आपको 2 क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, इन 2 क्वेश्चंस को अपन सॉल्व करेंगे आइलेट का यूज करते हुए। तो सबसे पहले x e की पावर x बचा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपन को नंबरिंग देनी है। तो ये फर्स्ट और सेकंड कैसे दिया सर, अलजेब्रिक पहले आता है और जो एक्सपोनेंशियल होता है वो बाद में आता है। तो अपन स्टार्ट करते हैं, पहले को छोड़ा मैंने, दूसरे का इंटीग्रेशन किया, राइट, फिर क्या करना है, ब्रैकेट लगाना है, फिर पहले वाले का डिफरेंशिएशन करना है जिसका आंसर होगा 1, और दूसरे वाले का क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो e की पावर x का e की पावर x ही होता है, और फिर ये dx, ऐसे ही x e की पावर x का e की पावर x माइनस e की पावर x का e की पावर x प्लस c, राइट। तो ये हो गया। अब देखो e की पावर x कॉमन आ गया, तो e की पावर x कॉमन आया, x माइनस 1 प्लस c, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, राइट। इसी तरीके से नेक्स्ट वाले का करेंगे। नेक्स्ट वाले का कैसे करेंगे, वही है, ये फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड हो गया। क्यों, क्योंकि अलजेब्रिक फिर ट्रिग्नोमेट्रिक। तो फर्स्ट वाले का छोड़ा, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर x dx माइनस पहले वाले का छोड़ देना है ऐसे कि ऐसे ही, सॉरी x का डिफरेंशिएशन किया तो कितना है 1, और cosec स्क्वायर x का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, माइनस का cot x। तो cot x तो यहाँ लिख दूँ, माइनस लगा के यहाँ प्लस कर दिया मैंने, तो ये हमारा dx, राइट। ये हो गया माइनस का x cot x cosec स्क्वायर x dx का माइनस cot x प्लस, अब देखो cot x का क्या होता है, cot x का होता है log sin x। तो ये हो गया log sin x प्लस c। तो फाइनल आंसर हमारा यही हो गया, राइट। माइनस x cot x प्लस log sin x प्लस c हमारा ये फाइनल आंसर हो गया। तो ये जो मैंने सेशन लिया है बहुत शॉर्टली लिया है, बहुत कम चीज़ें बताई है, क्योंकि इतनी ज़्यादा चीज़ें अपने फिजिक्स में यूज़ नहीं होने वाली है। जो चीज़ें यूज़ होने वाली है वो मैंने आपको बता दी है, और आगे भी अगर चैप्टर्स के बीच में कुछ चीज़ें की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं वहाँ आपको समझाते हुए चला जाऊँगा। तो आशा करूँगा कि आपको जितना भी मैंने अभी समझाया है उतना समझ में आया होगा, और तब मिलते हैं अपने अगले वीडियो के अंदर जहाँ अपन प्रॉपर फिजिक्स के लेक्चर्स बनाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग।